ओपनिंग की बात सुन डर गए थे युवी, खा ली नींद की गोली। साल 2011 विश्व कप जीत के हीरो थे युवराज सिंह। उनका करियर सौरव गांगुली की कप्तानी में परवान चढ़ा। ये वाकया 4 में भारतीय क्रिकेट टीम 19 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर जा रही थी। कप्तान थे सौरव गांगुली और टीम में शामिल थे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज। टीम के पाकिस्तान जाने से पहले प्रधानमंत्री दफ्तर से सभी खिलाड़ियों को मैसेज गया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। टीम पीएमओ पहुंची। वहां पीएम से मुलाकात हुई तो अटल ने उनसे कहा, खेल ही नहीं दिल भी जीतिए, शुभकामनाएं। इस टूर पर भारतीय टीम सफल रही। टीम ने टेस्ट सीरीज 2-1 से और वनडे सीरीज 3-2 से अपने नाम की। लेकिन इस टूर पर और भी कुछ बहुत दिलचस्प हुआ था। दरअसल सौरव गांगुली ने टीम के सभी खिलाड़ियों से निजी तौर पर माफ़ी मांगी थी। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा था, ये जानने के लिए आपको चलना होगा साल 2000 में। इसी साल आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। युवराज सिंह का वनडे में डेब्यू था। भारत को ट्रॉफी का पहला मुकाबला खेलना था केन्या के खिलाफ। युवराज सिंह टीम में नए नए थे। मैच से एक दिन पहले खिलाड़ी आराम फरमा रहे थे। तभी सौरव गांगुली ने युवराज सिंह से कहा, कल ओपनिंग कराऊंगा तुमसे, कर लोगे ना? युवराज सिंह हैरान हो गए। हड़बड़ी में उन्होंने हामी तो भर दी, लेकिन ओपनिंग के ख्याल ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि टीम इंडिया में एंट्री मिलेगी और सीधे पहली बॉल का सामना करने भेज दिया जाएगा। वो इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे। लेकिन जब गांगुली जैसा कप्तान सामने आकर फैसला सुनाए तो वो कर भी क्या सकते थे। दबाव में उन्होंने हाँ कहा और फिर वही दबाव उनके ऊपर हावी हो गया। शाम बीती, रात हुई, लेकिन युवराज के मन से डर नहीं निकला। वो यही सोचते रहे कि कैसे होगी ओपनिंग, क्या होगा अगली सुबह। युवराज सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन मैच खेलना था। अगर वक्त पर सोते नहीं तो अगले दिन फ्रेश कैसे उठते। मजबूरन युवराज सिंह को नींद की गोली लेनी पड़ी। अगली सुबह युवराज सिंह ओपनिंग का डर दिमाग में लिए नाश्ता कर रहे थे। सौरव गांगुली वहां पहुंचे और फिर बोले, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें ओपन नहीं करना है। गांगुली की यह बात सुनकर युवराज सिंह की जान में जान आई, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि गांगुली के मजाक का बदला लेकर रहेंगे। उन्हें यह मौका मिला 4 साल बाद, जब भारत पहुंचा था पाकिस्तान दौरे पर। तारीख थी 1 अप्रैल 2004, अप्रैल फूल का दिन। उस दिन हरभजन सिंह के हाथ में एक अखबार नुमा कागज था। इस पर लिखा था कि सौरव गांगुली टीम के खिलाड़ियों से खुश नहीं हैं, उन्हें खिलाड़ियों से शिकायत है। हरभजन सिंह और युवराज सिंह इस कागज के साथ पहुंचे सौरव गांगुली के पास। गांगुली ने जब यह खबर देखी तो हैरान रह गए। उनका कहना था कि उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, ये इंटरव्यू झूठा है। युवराज और हरभजन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। गांगुली को टेंशन हुई। उन्होंने बारी बारी से सभी खिलाड़ियों को बताया कि वो बेकसूर हैं। उन्होंने मीडिया में ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सौरव ने पेपर की कटिंग देखने के बाद कप्तानी से इस्तीफा देने का मूड भी बना लिया था। वो हर हालत में खुद की बेगुनाही साबित करना चाहते थे। सौरव मीडिया की ओर रुख कर ही रहे थे कि पीछे से राहुल द्रविड़ आए और उन्होंने कहा, रुक जाओ दादा, आज अप्रैल फूल डे है, मजाक था ये। हम जानते हैं कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये सारी करामात युवराज और भज्जी की है। ये सुनकर सौरव को राहत मिली। दरअसल हरभजन और युवराज ने अखबार के फर्जी इंटरव्यू की कटिंग तैयार की थी, जिससे सौरव गांगुली को लगा कि ये बात सच में छपी है। खैर, आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के मुकाबले में युवराज सिंह ने ओपनिंग नहीं की। पहले की तरह ही सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने भारतीय पारी की शुरुआत की। भारत को 209 रनों का पीछा करना था। केन्या के खिलाफ भारतीय मैच 8 विकेट से जीत गया। युवराज सिंह की बल्लेबाजी का नंबर ही नहीं आया। हालांकि युवराज सिंह ने 4 ओवर गेंदबाजी जरूर की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवी को टीम की ओर से 5 नंबर पर भेजा गया। उन्होंने 84 रन की धमाकेदार पारी खेली और जता दिया था कि वो भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं। सौरव गांगुली की कप्तानी में अपना वनडे करियर शुरू करने वाले युवराज सिंह ने कई मील के पत्थर स्थापित किए। सौरव ने भी उनका बखूबी साथ दिया। उन्होंने हर मंच से युवराज की तारीफ ही की। युवराज ने 2011 विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। साल 2019 में 10 जून को युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। ट्रॉफी और 25 ऑमलेट के बीच सोए जहीर। विश्व कप में टीम इंडिया को प्रबलता, तब कैसा जश्न मना था, बताया जहीर खान ने। नितिन नाइक की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट फैंस को 2 अप्रैल 2011 के बारे में सबसे ज्यादा क्या याद है?
जाहिर तौर पर वानखेड़े में खेले गए वनडे विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया का श्रीलंका को हराना। भारतीय टीम ने इस जीत से विश्व कप का 28 साल पुराना इंतजार खत्म किया। साथ ही याद है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जीत दिलाने वाला छक्का, उनका बैटिंग ऑर्डर में खुद को फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह से ऊपर प्रमोट करना। इसके अलावा गौतम गंभीर की 97 रनों की शानदार पारी भी याद है। लेकिन क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता कि जहीर खान के बेमिसाल ओपनिंग स्पेल का जिक्र शायद ही कभी किया जाता हो। जहीर ने शुरुआती 5 ओवर में 3 मेडन डाले, केवल 6 रन दिए और 1 विकेट झटका। तीनों मेडन ओवर लगातार आए थे। जब जहीर से यही पूछा गया कि क्या आपको इस पर बुरा नहीं लगता, तो बाएं हाथ के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने विनम्रता से कंधे उचका दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चीज मायने रखती है वो है ट्रॉफी। एक खिलाड़ी के रूप में हम सभी ट्रॉफी चाहते थे। हमारी जीत की चर्चा है, जीत के बाद जश्न हुआ उसकी चर्चा है। यही बात महत्व रखती है। एक बार फिर विश्व कप की मेजबानी भारत को मिली है। टीम इंडिया को प्रबल दावेदार बताया जा रहा है खिताब जीतने का। ऐसे में जब टीओआई से बातचीत करते हुए जहीर खान से तेज गेंदबाजी की बात हुई तो उनकी आंखें चमक उठीं। उनसे सवाल किया गया कि वे 5 पेसर्स कौन होंगे जिन पर नजर होगी। जहीर ने जवाब दिया, लंबे समय बाद एक टूर्नामेंट में इतने सारे अच्छे तेज गेंदबाजों को देखकर उत्साहित हूं। इसमें जसप्रीत बुमराह होंगे। अगर शाहीन शाह अफरीदी लय में होते तो उन्हें देखना अच्छा लगेगा। मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड देखें तो वो मेगा इवेंट के लिए अपना बेस्ट हमेशा बचा कर रखते हैं। मार्को येंसन का प्रभाव पड़ेगा। हारिस रऊफ के लिए भी ये टूर्नामेंट अच्छा हो सकता है। जहीर के बताए नामों पर गौर करें तो 5 में से 3 नाम लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं। दुर्भाग्य से भारत के बॉलिंग लाइनअप में ऐसा एक भी बॉलर नहीं है। जब जहीर से सवाल हुआ कि क्या टीम इंडिया को उसकी बॉलिंग में वैरायटी का फायदा मिल सकता था, तो उनका जवाब हाँ में आया। उन्होंने कहा कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से फायदा मिलता है। अर्शदीप सिंह को विश्व कप के लिए तैयार किया जा सकता था। साल 2011 के विश्व कप में जहीर खान ने 22 विकेट लिए थे। उन्होंने पॉल कॉलिंगवुड, डेविन स्मिथ और माइक हसी को नकल गेंदों पर आउट किया था। ये बॉल खेल बदलने वाली साबित हुई। जहीर याद करते हैं, मैंने 1.5 साल इस पर काम किया था। उन्होंने जब पहली बार नकल बॉल फेंकने का प्रयास किया, उस मोमेंट पर बात करते हुए उनकी हंसी छूट जाती है। बारबाडोस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 विश्व कप के मैच में मैंने पहली बार नकल बॉल फेंकी। डेविड वार्नर ने मुझे 6 मार दिया। इसके बाद मैंने फिर सीधे वनडे विश्व कप में ही इस बॉल का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बैटर्स को इसके बारे में पता चल जाए। नकल बॉल पर किस बैटर को आउट करना उन्हें अच्छी तरह से याद है। जवाब आया, हसी। क्वार्टर फाइनल मैच था। उस समय रिकी पॉन्टिंग अच्छी बैटिंग कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि हसी क्या कर सकते थे। उस समय वो पार्टनरशिप तोड़ना जरूरी था। 2011 विश्व कप की यादें इसलिए भी इतनी सुहावनी हैं क्योंकि वनडे फॉर्मेट तब भी काफी प्रासंगिक था। अब T20 क्रिकेट इतना अधिक खेला जा रहा है, क्या वनडे बचा रह पाएगा? जहीर कहते हैं, मुझे इस फॉर्मेट में कोई समस्या नहीं दिखती। शायद ज्यादा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होने से लोगों की इसमें रुचि बनी रहेगी। समस्या बायलैटरल सीरीज के साथ है। अब लोगों की उनमें रुचि नहीं रही। बातचीत के दौरान जहीर को याद आ जाता है 2011 की जीत के बाद मनाया गया जश्न। वो बताते हैं, हमने तय किया कि कोई नहीं सोएगा। हम लोग नाच रहे थे और आखिर में सुबह 4:30 बजे पार्टी वाली जगह से बाहर निकले। हम सभी को भूख लग गई थी। सुबह करीब 6 बजे करीब 25 लोग मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि खाना मंगाओ। मैंने ऑमलेट का ऑर्डर कर दिया। साथ ही खिलाड़ी अखबार लेकर आ गए जिनमें हमारी जीत के बारे में खबर थी, लेकिन 25 लोगों के लिए ऑमलेट बनाने में 1 घंटा लग गया। इधर सभी को नींद आने लगी थी तो वे अपने कमरों में वापस चले गए। मुझे याद है कि खाना परोसने वाला शख्स मेरे कमरे में 25 प्लेट ऑमलेट लेकर आया था। उस समय कमरे में सिर्फ मैं था और विश्व कप ट्रॉफी थी। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद भारत को दमदार फिनिशर की तलाश थी। क्या हार्दिक पांड्या वे जगह भर सकते हैं? सुनील कुमार का आलेख। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 66 रन तक भारत के 4 विकेट निकल गए थे। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल जैसे धुरंधर पवेलियन में थे। पाकिस्तानी तिकड़ी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की गेंदें आग उगल रही थी। 35 ओवर बचे थे पर 150 का स्कोर भी मुश्किल लग रहा था वहां से। उस वक्त क्रीज पर मौजूद ईशान किशन का साथ निभाने आए नायाब कप्तान हार्दिक पांड्या। ईशान अपने चिरपरिचित अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे। वहीं हार्दिक ने फोकस किया एक रन लेकर पारी को संवारने पर। वे रह रहकर ईशान को भी समझाते संयम से बैटिंग करने के लिए। हार्दिक सभी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए पारी को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे ईशान की तरह हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मौके की नजाकत को भांपते हुए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी को तरजीह दी।
इससे चर्चा होने लगी कि क्या अब हार्दिक वनडे में फिनिशर वाली वही भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लंबे वक्त तक निभाई। इस सवाल का जवाब उतना सीधा और सरल नहीं जितना दिखता है। हार्दिक भी धोनी की तरह निचले क्रम में छठे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। इस पोजीशन पर आने वाले बल्लेबाज को हालात के मुताबिक अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। जल्दी जल्दी विकेट निकल जाएं तो पिच पर खूंटा गाड़ना, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। ज्यादा ओवर बचे हों तो फिर विकेट बचाकर स्कोर बोर्ड चलाना, और अगर आखिरी के चंद ओवर बचे हों तो करारे शॉट खेलकर फिनिश करना। हर देश के पास इस तरह की भूमिका के लिए एक खिलाड़ी होता है, लेकिन सही मायने में पहले फिनिशर थे ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन। 1996 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में ऑस्ट्रेलिया महज 173 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, लेकिन कैरिबियाई तेज गेंदबाजों के सामने कंगारुओं के 6 विकेट महज 38 रन पर निकल गए। मैच पूरी तरह से वेस्टइंडीज की झोली में था, लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आए बेवन। उन्होंने एक एक रन लेकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इयान हिली के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 46 रन जोड़े, फिर पॉल रिफेल के साथ 83 रन की साझेदारी की। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 4 रन की दरकार थी और बेवन ने करारा चौका जड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी। वे पहले बल्लेबाज थे जिन्हें विशुद्ध फिनिशर का रुतबा दिया गया। इसके बाद तो उन्होंने ना जाने कितने मैचों में अपनी टीम के लिए फिनिश किया। वे वनडे में पहले बल्लेबाज थे जिसका 200 मैचों के बाद भी औसत 50 से अधिक था। फिर तो हर टीम लोअर मिडिल ऑर्डर में अपने लिए एक स्पेशलिस्ट फिनिशर रखने लगी। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये भूमिका लांस क्लूजनर और मार्क बाउचर ने निभाई। बाउचर ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड 135 रनों के चेस को भी अंजाम तक पहुंचाया था। बेशक दक्षिण अफ्रीका की जीत के नायक महज 111 गेंदों पर 175 रन जड़ने वाले हर्शल गिब्स थे, लेकिन वे बाउचर ही थे जिन्होंने मैच की आखिरी गेंद फेंक रहे ब्रेटली पर चौका मारा और अपनी टीम को हैरत अंगेज जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के अलावा न्यूजीलैंड के पास क्रिस केरन्स जैसे मैच का रुख पलटने वाले फिनिशर थे। श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान और पाकिस्तान के लिए अब्दुल रज्जाक ने ये काम काफी वक्त तक किया, लेकिन भारत के पास धोनी से पहले कोई भरोसेमंद फिनिशर नहीं था। धोनी ने अपनी शुरुआत ऊपरी क्रम के बल्लेबाज के तौर पर की, पावर हिटर के रूप में, जैसा कि पहले हार्दिक की छवि थी। उनके करियर के 2 बेहतरीन शतक पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन और श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 183 रन 1 डाउन पर बल्लेबाजी करते हुए आए। लेकिन फिर धोनी को 7वें नंबर पर लाकर फिनिशर की भूमिका दी गई और कई अलग अलग नामुमकिन से हो चुके लक्ष्यों का पीछा करके टीम को जीत दिलाई। वे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर बन गए, शायद माइकल बेवन से भी बेहतरीन। धोनी ऐसे पहले कप्तान भी बने जिन्होंने वनडे में 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए शतक मारा। धोनी के फिनिशिंग हुनर का जिक्र 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली गई नाबाद 91 रनों की पारी के बगैर अधूरा रहेगा। धोनी जब बल्लेबाजी के लिए आए तो 275 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे भारत का स्कोर था 22 ओवर में 3 विकेट पर 114 रन। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के साथ विराट कोहली भी पवेलियन लौट चुके थे। यहां से धोनी और गौतम गंभीर के बीच 109 रनों की साझेदारी हुई। आखिर में उन्होंने युवराज के साथ मिलकर टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। नुवान कुलशेखरा की गेंद पर जड़े गए धोनी के विजयी छक्के को शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। चेस करते हुए धोनी का औसत 103 का है, 1000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे अधिक। उन्होंने टॉप 4 से नीचे बैटिंग करते हुए विनिंग कॉज में करीब 4500 रन बनाए हैं। कोई भी दूसरा बैटर ये कारनामा नहीं कर पाया। इस मामले में लगभग 3500 बनाकर ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंस और स्टीव वॉ दूसरे नंबर पर हैं। धोनी ने 7 दफा भारत को आखिरी ओवर में अपनी बल्लेबाजी से जीत दिलाई और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 330 का रहा है, मतलब कि एकदम विध्वंसक। अगर फिनिशिंग कोई चित्रकारी है तो बेशक इसके पिकासो थे धोनी।
दूसरी ओर हार्दिक ने बतौर फिनिशर अभी शुरुआत भर ही की है, लेकिन वे भी धोनी की तरह दबाव के पलों में शांत दिखते हैं, मौके की नजाकत के हिसाब से खेलते हैं। इसका 2 बार नमूना उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही दिखाया है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 339 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह और धोनी जैसे धुरंधर सस्ते में निपट गए, लेकिन पंड्या ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को रुई की तरह धुना। उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों पर 76 रन ठोक दिए, 4 चौकों और 6 छक्कों के साथ। हालांकि वे रविंद्र जडेजा की गलती से रन आउट हो गए और टीम को जीत के करीब नहीं पहुंचा सके। वहीं एशिया कप के हालिया मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इसके ठीक उलट बल्लेबाजी की। हार्दिक पर विकेटों का पतझड़ रोकने का जिम्मा था, इसलिए उन्होंने विकेट बचाने पर पूरा फोकस किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने स्पिनरों को लगाकर उन्हें लगातार बड़े शॉट के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक शांत रहे। ऐसा नहीं है कि वे बड़े शॉट की कोशिश करते तो नाकाम हो जाते, लेकिन दूसरे छोर पर ईशान तेजी से रन बना रहे थे, तो हार्दिक ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और बड़े शॉट के लिए इंतजार किया। हार्दिक ने पहला छक्का 72वीं गेंद पर लगाया। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर चौका जरूर जड़ा था, लेकिन अगली 32 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ एक बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। हालांकि वे जोखिम लिए बिना सिंगल डबल के सहारे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे, जैसा कि धोनी करते थे। उनके 87 रन में से 53 रन सिंगल और 2 डबल थे। बाउंड्री से सिर्फ 34 रन बनाए, वो भी ज्यादातर आखिर में। पहले अमूमन ये आंकड़ा उल्टा होता था। हार्दिक की सबसे खास बात यह है कि वे धोनी की तरह तेज और स्पिन आक्रमण दोनों के विरुद्ध सहज दिखते हैं। भारत के ज्यादातर बैटर स्पिन तो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन आला दर्जे की तेज गेंदबाजी के खिलाफ संघर्ष करते हैं। वहीं पंड्या का 3 बेहतरीन तेज गेंदबाजी आक्रमण वाली टीमों पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ औसत क्रमश 70, 55 और 45 का है। 2011 के वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह ने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस वर्ल्ड कप में ये काम हार्दिक कर सकते हैं। वे 4 से लेकर 7 तक परिस्थिति अनुसार किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने में सक्षम है। अगर भारत जल्दी विकेट खो देता है तो पिच पर लंगर डाल सकते हैं, सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को बढ़ा सकते हैं, या फिर धोनी की तरह आखिर में आकर गेम फिनिश भी कर सकते हैं। हार्दिक खुद भी धोनी वाली भूमिका निभाने के इच्छुक दिखते हैं। इस साल की शुरुआत में जब उनसे धोनी वाली भूमिका निभाने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे वे रोल निभाने में कोई एतराज नहीं जो कहीं ना कहीं धोनी भाई निभाते थे, लेकिन मुझे धोनी भाई जैसा बनने के लिए और बेहतर करना होगा और यही जिंदगी है।